वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज आपको हम ओम्स लॉ पढ़ाते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बढ़िया से ध्यान देंगे। आइए ओम्स लॉ की बात करते हैं हम लोग। ओम्स लॉ तो इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और ये रहने वाले थे जर्मनी के। इन्होंने किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है और उसके दोनों इन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है, इसके लिए एक रिलेशन दिया। तो देखेंगे ध्यान से, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम लोग एक कंडक्टर ले लेते हैं। ये एक कंडक्टर है, क्यूबॉइड शेप में लिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर है, मीन्स कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, आयरन हो, जिंक हो एंड सो ऑन। तो आपके सामने एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर का लेंथ ले लेते हैं L, और ये जो एरिया देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो ये बहुत बड़ा छड़ रहता है, हम लोग ऐसे इसको कट कर देते हैं, तो इस एरिया को स्टूडेंट्स हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। सिमिलरली उसी प्रकार से ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं कि ए है, और इसके पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाला करंट आई है। साथ ही साथ इसके दोनों इंड का पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंड है एक स्टूडेंट्स और दूसरा इंड ये है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि V है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस बात को हम लिखते हैं आपके सामने। ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिए, हेयर वी टेक ए कंडक्टर, और इस कंडक्टर का लेंथ है L, तो इसको हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ, लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, और ये कैरी कर रहा है करंट I, कैरिंग करंट I, एंड इसके दोनों इंड का पोटेंशियल डिफरेंस भी है। मीन्स यहाँ और यहाँ इंड, दो इंड है, दोनों इंड का पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी माना है। पोटेंशियल डिफरेंस एट टू इंड्स इज V। तो ओम साहब ने बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के होता है। मीन्स यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने V अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्लियर करते हैं। ध्यान देंगे, मान लीजिए यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है, तो 10 में से स्टूडेंट्स 2 को माइनस कीजिए। ये 10 वोल्ट एज्यूम किए, ये 2 वोल्ट, और 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट आपका V कहलाएगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। या मान लीजिए 5 वोल्ट है और ये -5 वोल्ट है, तो 5 में से स्टूडेंट्स -5 को माइनस करेंगे आप, तो ऐसे 5 माइनस -5, तो आपका ये 10 वोल्ट हो जाएगा। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम आपको बताएं, तो देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं। हेयर वी टेक ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, कैरिंग करंट I, एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट टू एंड्स इज V। ओम साहब ने बताया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के, और इसको बराबर में लाने के लिए स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट दे दिए, R इंटू I। हियर R इज ए कांस्टेंट, also called resistance of that conductor। इस कंडक्टर का स्टूडेंट्स ये रेसिस्टेंस कहलाएगा। चलिए इस I को डिवाइड में ले आते हैं, तो V और ये I इधर आके डिवाइड में, तो V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, और आइए थोड़ा सा हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं ओम्स लॉ का। इसी को स्टूडेंट्स आप लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे, दैट विल बी कॉल्ड ओम्स लॉ।
V क्या है स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ये पोटेंशियल डिफरेंस है इस कंडक्टर के टू एंड्स का, और I जो करंट है वो इस कंडक्टर से पास कर रहा है। तो V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एट टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, और I जो है इलेक्ट्रिक करंट है पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये पोटेंशियल डिफरेंस एट कितने एंड्स? टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए स्टूडेंट्स ये सामने है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। और एक वर्ड और हम लोग ऐड करेंगे उसमें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर बताएंगे आपको। तो हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ पोटेंशियल डिफरेंस, V का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है एट, ये पोटेंशियल डिफरेंस टू इंड्स का है स्टूडेंट्स, टू इंड्स ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to electric current passing through that conductor at constant temperature। तो ये हमने एक वर्ड इसमें नया इंक्लूड किया। देखिए यहाँ जो था ये तो हमने लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, और कितने एंड्स है स्टूडेंट्स? तो टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है तो टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, आई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक हमने वर्ड यहाँ इंक्लूड किया कांस्टेंट टेम्परेचर। एक्चुअल में R कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, लेकिन किसी एक टेम्परेचर के लिए। यदि आप कंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लिखा है। आप किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वहाँ पे उसका रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लूड किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसमें और भी बात है, आप ध्यान देंगे, इस रिजल्ट का हम लोग यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ रहने दिया है। तो देखिए अब क्या काम करते हैं कि ऐसा ऐसा हम दो कंडक्टर ले लेते हैं, ध्यान देंगे आप। चलिए एक कंडक्टर ये है और एक कंडक्टर और हम लोग ले लेते हैं, और एक कंडक्टर आपका है जो पहले से ऐसे, इस कंडक्टर का लेंथ L है तो यहाँ भी L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A स्टूडेंट्स, तो इसका भी है। और हम लोग दो कंडक्टर ले रहे हैं, तो कहाँ एक कंडक्टर और कहाँ, तो एक कंडक्टर ठीक इसके बगल में हमने रखा ऐसे, देखिए स्टूडेंट्स इस तरीका से ये दोनों सिमिलर है, मीन्स इसका लेंथ L तो इसका भी लेंथ क्या होगा L, इसका स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन एरिया A तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया A, दोनों कंडक्टर सिमिलर है। नाउ टू सिमिलर कंडक्टर्स आर प्लेस्ड साइड
बाई साइड। साइड बाई साइड का मतलब है स्टूडेंट्स कि एक के बगल में हमने दूसरा को रखा है। और चलिए ये हमने रखा है कि यहाँ पे यूज होगा थोड़ा सा, इसलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए दो सिमिलर कंडक्टर्स को एक के बगल में दूसरा को हम लोगों ने रख दिया, और देखिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ तक का, इसका भी यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और यहाँ से करंट I पास कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट I है, तो ऑब्वियसली कि आगे जाने वाला भी करंट I ही होगा, मीन्स करंट दोनों में सेम है। अब चलिए ओम्स लॉ लगाते हैं दोनों के लिए, मतलब एक साथ दोनों के लिए, फ्रॉम ओम्स लॉ। अब देखिए यहाँ V है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका भी V है, तो यहाँ और यहाँ का हो जाएगा 2V। ये V और ये V दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2V। इसलिए ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो V नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ V प्लस V कितना है 2V, तो हमने 2V लिखा इज इक्वल टू, और R के जगह पे लिख देते हैं R डैश इंटू, यहाँ से इससे पास होने वाला करंट I है स्टूडेंट्स, और इससे भी जाने वाला करंट कितना है I, मतलब दोनों में करंट क्या है सेम, तो R डैश इंटू आई। इस I को डिवाइड में ले आते हैं, 2V अपॉन I इज इक्वल टू R डैश, इंप्लाई दैट R डैश इज इक्वल टू, अब इसको हमने इधर लिखा है, इसको इधर 2 इंटू V अपॉन I, और इस प्रकार से R डैश इज इक्वल टू 2 इंटू, और V बाई आई को देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या लिखा है R, तो R डैश इज इक्वल टू 2R। ये पहले जो कंडक्टर था उसका लेंथ L था, क्रॉस सेक्शन एरिया A और रेजिस्टेंस R। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग लेंथ की बात करें तो ये L प्लस L कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2L, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R। इसी प्रकार यदि हम लोग तीन सिमिलर कंडक्टर्स ले लें, सिमिलरली फॉर 3 सिमिलर कंडक्टर्स, तो देखिए स्टूडेंट्स इसके बगल में एक, इसके बगल में एक, और इसके बगल में एक और जोड़ दें, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस भी, आगे वाला का भी। तो फिगर हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, आप एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा एक ये, दूसरा ये, इसके बगल में एक और, तो पोटेंशियल डिफरेंस V प्लस V प्लस V। तो अब हो गया स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग ओम्स लॉ की बात करते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ 3V इज इक्वल टू R डबल डैश इंटू आई, और इस I को इधर ले आइए, 3V बाई आई इज इक्वल टू R डबल डैश, और R डबल डैश को हमने इधर लिख दिया 3 इंटू V बाई आई, और V बाई आई का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स R, तो R डबल डैश बराबर 3R। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकालना है वो दिख रहा है। पहले इस कंडक्टर का लेंथ L, अब इस कंडक्टर का लेंथ 2L, फिर आगे के लिए कंडक्टर जो 3 कंडक्टर्स हमने लिया है तो लेंथ 3L हो जाएगा। पहले L रेसिस्टेंस R, फिर यहाँ लेंथ 2L रेसिस्टेंस 2R, अब 3 के लिए रेसिस्टेंस 3R, मीन्स लेंथ L तो रेसिस्टेंस R, लेंथ 2L तो रेसिस्टेंस 2R, लेंथ 3L तो रेसिस्टेंस 3R। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या कंक्लूजन निकल रहा है, L से लेंथ हो गया 2L, 2L से 3L, लेंथ इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, रेसिस्टेंस R, R से 2R, 2R से 3R, रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है। और देखिए स्टूडेंट्स जिस रेशियो में लेंथ इंक्रीज कर रहा है उसी रेशियो में रेसिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो इससे हम लोग एक रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, यहाँ L क्या है लेंथ है, देखिए स्टूडेंट्स इस कंडक्टर का लेंथ L है, इसका यहाँ से लेंथ 2L है, और 3 वाले के केस में 3L है। तो जब किसी कंडक्टर का लेंथ हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, और सेम रेशियो में, मीन्स ये L से डबल होकर 2L, सेम रेशियो का मतलब कि ये दुगना हुआ स्टूडेंट्स, ये भी दुगना हो गया, डबल हो गया, ये अब ट्रिपल हो गया तो ये भी ट्रिपल हो गया। तो इससे हम लोग एक रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं
कि द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। और चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे इसके बारे में लिखाते हैं एक रिजल्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना आपको। तो ये सारे रिजल्ट से क्लियर हो गया। लेंथ L से 12 3L इंक्रीज कर रहा है, तो रेसिस्टेंस भी R से 2R 3R इंक्रीजिंग का केस है। फ्रॉम द एबव रिजल्ट, एबव एक्सपेरिमेंट, इट इज क्लियर दैट resistance of a conductor is directly proportional to length of that conductor। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि आप वायर का लंबाई जितना ज़्यादा लेंगे उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और आइए अब हम लोग बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के अगले पार्ट्स की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने लेंथ का इफेक्ट देखा, अब हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया का इफेक्ट देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग आगे लेके चलते हैं। इसके क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नाउ we divide cross section area of conductor into 2 equal parts। देखिए इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये एरिया है ए स्टूडेंट्स। लेंथ L, पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये हम लोग इसको 2 इक्वल पार्ट्स में, मीन्स पहले एरिया था स्टूडेंट्स A, अब इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। ये इधर वाला एरिया A/2 और इधर वाला भी A/2। तो करंट हम लोग कहते हैं किसको है? करंट का मीन्स होता है कि चार्ज का मूवमेंट होना। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1000 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है तो पूरे एरिया से 1000 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है। यदि आप इस एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आधा हो जाएगा, मीन्स 1000 का हाफ 500। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ, अमाउंट ऑफ चार्ज भी हाफ, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है Q = NE, जहाँ N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ तो चार्ज भी हाफ। और हम लोग जानते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ आधा तो चार्ज भी आधा, और चार्ज आधा है स्टूडेंट्स तो करंट भी क्या आधा। और इस तरीका से हाफ क्रॉस सेक्शन एरिया से, पूरे से नहीं स्टूडेंट्स, A/2 एरिया से जाने वाला करंट का वैल्यू I/2 हो जाएगा। अब हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V = RI। तो यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है ही, रेसिस्टेंस मान लेते R, और करंट आधा क्रॉस सेक्शन एरिया से आधा हो जाएगा। पूरे एरिया से करंट कितना क्रॉस कर रहा है स्टूडेंट्स? I। तो आधा एरिया से करंट I/2। इस 2 को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा 2 × V और I डिवाइड में = R'। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना है आपको। तो अब रेसिस्टेंस R' = देखिए यहाँ 2 × V/I को उधर लिख देते हैं हम लोग, 2 × V/I, और V/I को हम लोग क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? R। तो R' = 2R। तो पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A था, रेसिस्टेंस कितना था स्टूडेंट्स? R। अब हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को आधा कर दिया, हाफ, तो रेसिस्टेंस हो गया 2R। अब आप थिंक कीजिए, जब इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, सिमिलरली क्रॉस सेक्शन एरिया
is divided into थ्री इक्वल पार्ट्स। थ्री इक्वल पार्ट्स में क्रॉस सेक्शन एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तो भी है स्टूडेंट्स, वैसे भी यहाँ भी होगा, और आर डबल डैश कर देते हैं हम। और हाफ किया हमने एरिया तो करंट हाफ, 1/3 करेंगे तो करंट भी 1/3, और इस तरीका से ये I/3 हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस 3 को इधर हम लोग लाते हैं, तो 3 इधर आएगा तो 3 × V, और I को डिवाइड में ले जाते हैं तो 3V/I इक्वल टू R डबल डैश, और इसको उधर लिख देते हैं हम लोग, तो R डबल डैश इक्वल टू 3 × V/I, और V/I को हम लोग लिखते हैं R, हो गया R डबल डैश इज इक्वल टू 3R। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने क्या देखा, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A, फिर A/2, फिर हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो A/3 मीन्स पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A, उसके लिए रेसिस्टेंस R था। अब क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 हो गया तो रेसिस्टेंस 2R हो गया। यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग 3 इक्वल पार्ट्स में बांटे तो रेसिस्टेंस 3R हो गया। मीन्स अब एरिया A/3 तो रेसिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 3R। क्रॉस सेक्शन एरिया का इफेक्ट देखिए आप, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया A/2, A/3, क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। A से छोटा कौन है स्टूडेंट्स, A/2, उससे छोटा कौन है, A/3। क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज कर रहा है, आपका घट रहा है, और रेसिस्टेंस देखिए R से 2R, 2R से 3R, रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज, रेसिस्टेंस इंक्रीज, और हम लोग जानते हैं कि एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरा डिक्रीज करे तो उनके बीच के रिलेशन को हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया और रेसिस्टेंस दोनों के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अब देखा जाए स्टूडेंट्स कि किस रेशियो में, आप यहाँ देखें, यहाँ A और R है, यहाँ A/2 है तो यहाँ 2R है, मीन्स ये 2 है उससे यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ A/3 है यहाँ 3R है, मीन्स इसमें 3 है उसमें 3 से मल्टीप्लाई है। कहने का सेंस ये कि जिस रेशियो में क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीज करता है उसी रेशियो में रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो हम लोग इससे भी एक रिजल्ट निकाल सकते हैं। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, मतलब यहाँ से होते हुए ऐसे, ये नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स, ये तो आप पहले नोट कर चुके हैं। ये आप यहाँ से ऐसे होते हुए ये लिख लें, फिर ये लिख लें, नहीं यहाँ तक आएंगे फिर ये लिख के तब ये लास्ट में लिखेंगे, और तब हम लोग एक फिर इससे रिजल्ट निकालेंगे। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं इन रिजल्ट्स को कि R जो है फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट it is clear that R inversely proportional to A, ये रिलेशन हो गया हम लोग का सेकेंड। तो अब हम इधर आपको मिटाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें और भी बातें हैं, अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ध्यान देंगे आप। अब 1 और 2 को स्टूडेंट्स कंबाइन कर देते हैं, यहाँ R यहाँ R, कंबाइनिंग रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ R यहाँ R, तो हम लोग यहाँ R ही लिखेंगे, वैरिजेस, यहाँ वैरिज यहाँ वैरिज, यहाँ L है तो L, और यहाँ 1/A है तो 1/A। देखिए यहाँ प्रोपोर्शन है, वैरिज है, इसको इक्वल में लाने के लिए कांस्टेंट देंगे, तो R इज इक्वल टू रो इंटू, और L में 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो L/A, L/A। हेयर ये देख रहे हैं रो ये कांस्टेंट है स्टूडेंट्स,
also called resistivity of that conductor. इस रो को स्टूडेंट्स हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए इसमें हम लोग को ओम्स लॉ को और आगे बढ़ाना है। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू R इंटू आई। तो V इक्वल टू R का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स रो इंटू एल बाई है, तो हम लोग लिख देते हैं रो इंटू एल बाई ए। रो इंटू एल बाई ए हमने R का वैल्यू लिखा है जो यहाँ से ऑब्टेन किया हमने, रो इंटू एल बाई, और इंटू तो इंटू बगल में आई तो आई। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। और एक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा है। फ्रॉम, तो देखिए स्टूडेंट्स E को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, सो डैट E इक्वल टू, और हम लोग जो है कंडक्टर लिए थे, एक बार फिर से उसका फिगर हम आपके सामने ड्रॉ करते हैं। इस कंडक्टर का लेंथ था स्टूडेंट्स L, इसके दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस था V और ये L था। तो हम लोग E इज इक्वल टू मॉड में है स्टूडेंट्स डेल्टा V माइनस डेल्टा V। डेल्टा V को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और मॉड से बाहर आने पे नेगेटिव वैल्यू खत्म। डेल्टा एन कहते हैं दोनों इन का सेपरेशन, तो यहाँ दोनों इन का जो सेपरेशन है, जो दूरी है दोनों इन का, वो L है, तो L लिख देते हैं और L को इधर ले आते हैं, तो E इंटू एल इज इक्वल टू हो जाएगा V। सो डैट यहाँ V है स्टूडेंट्स, V के जगह पर हम लोग E इंटू एल लिख देंगे, इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए इंटू आई। ये L से कैंसिल कर जाएगा, और इस तरीके से E इक्वल टू रो इंटू आई बटा ए। ये आई बाई क्या है ए, वो हम आपको बताते हैं। आई से पास होने वाला करंट था स्टूडेंट्स, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया था, और इस आई बाई ए को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहते हैं। Here I by A is called electric current density. Denoted by J, और इसको हम लोग J से डिनोट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स आपको लिखना है, ये आप नहीं लिखेंगे, ये आप लिख चुके हैं। यहाँ से होते हुए ये लिखिए, फिर ये लिखिए, फिर हम आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स इसको आगे बढ़ाते हैं ओम्स लॉ को, और इस तरीका से सो डैट ए इधर ई तो ई रो इंटू, और आई बाई ए को हमने जे लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो निश्चित रूप से वेक्टर होगा। इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर E इज इक्वल टू रो इंटू वेक्टर जी, ये वेक्टर है और ये स्केलर है, तो जरूरी है वेक्टर होगा, क्योंकि स्केलर इंटू वेक्टर बराबर ही वेक्टर होगा। स्केलर में जब हम लोग वेक्टर से मल्टीप्लाई करते तो रिजल्ट क्या मिलता है, वेक्टर। और इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आगे। और आइए अब हम लोग थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं। रो को इधर ले आते हैं स्टूडेंट्स, तो रो इधर आके 1 बाई रो हो जाएगा, इंटू हम लोग इधर लाते हैं 1 अपॉन रो इंटू वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर J। यहाँ J को इधर लिख देते हैं हम लोग, वेक्टर J इज इक्वल टू 1 बाई रो इंटू वेक्टर E। देखिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने रो को रेसिस्टिविटी कहा है, और ये 1 बाई रो है,
उसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिस्टिविटी मीन्स रेसिस्टेंस से रिलेटेड है, करंट रोकने की बात हो रही है। तो रेसिस्टिविटी का उसका उल्टा कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का मतलब रोकने वाला, और उसका उल्टा क्या होगा स्टूडेंट्स, चलाने वाला। तो इस 1/ρ को हम लोग कंडक्टिविटी कहते हैं। हेयर 1/ρ इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। डिनोटेड बाय सिग्मा। ये स्मॉल सिग्मा है स्टूडेंट्स, कुछ 6 की तरह लग रहा है देखने में, और इस तरीका से J इज इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू ई। तो यहाँ पे आपका फाइनली ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ है। इट इज नोन एज ओम्स लॉ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको इसमें जो जो टर्म यूज हुआ, जैसे रेसिस्टेंस एक, दूसरा हम लोग पढ़े रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इन सभी को हम लोग डिफाइन करेंगे। उसका यूनिट, डायमेंशन वगैरह, डिफिनेशन वगैरह हम आपको बताएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास एनसीईआरटी का यदि बुक है तो आप जरूर करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखिए, ये सारे टॉपिक को हमने एनसीईआरटी के अनुसार एक्सप्लेन किया है। आपको हर लाइन एकदम एक लाइन को हमने एनसीईआरटी से ही लिया है, और प्रूफ का मेथड भी, सारा फिगर वगैरह आप मिला करके देखेंगे, कंप्लीटली हमने एनसीईआरटी से अडॉप्ट किया है। और अब कुछ एक्स्ट्रा भी हम आपको समझा देंगे, डिफाइन कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। आइए स्टूडेंट्स, अब आपको हम रेसिस्टेंस पढ़ाते हैं। रेसिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का आपसे डिफिनेशन पूछे, ठीक है, आपने पढ़ा कि आर कांस्टेंट है, बट इन द केस ऑफ एग्जाम आपको 12 बोर्ड में यदि पूछ दे व्हाट इज रेसिस्टेंस, तो उसका एक स्टैंडर्ड डिफिनेशन होना चाहिए स्टूडेंट्स, वही हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम लोगों ने पढ़ा V इक्वल टू R इंटू आई। इस I को इधर ले आते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू R, या R इज इक्वल टू V बाई I। तो यहां से हम लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रेसिस्टेंस को जानते हैं स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस का डिफिनेशन, फिर ये स्केलर है या वेक्टर, ये पता करेंगे हम लोग, फिर इसका एसआई यूनिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, V की बात करते हैं। आप अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि एक कंडक्टर हम लोगों ने लिया था, इस कंडक्टर के दोनों इनका पोटेंशियल डिफरेंस V था, और इससे पास होने वाला करंट I। तो यहाँ V है क्या, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है एट कितने इंड्स, 2 इंड्स, दोनों इंड का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ध्यान देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 2 इंड्स ऑफ ए कंडक्टर, ये कंडक्टर है स्टूडेंट्स, और नीचे क्या है I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, R मीन्स रेसिस्टेंस। ये रेशियो है, द रेशियो ऑफ V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस एट कितने इंड्स, 2 इंड्स ऑफ ए कंडक्टर, एंड I क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। तो V पोटेंशियल डिफरेंस है 2 इंड्स ऑफ ए कंडक्टर, और I जो है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू दैट कंडक्टर। दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस। तो कह सकते हैं द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 इंड्स ऑफ ए कंडक्टर
and electric current passing through that conductor is called resistance of that conductor. और देखिए स्टूडेंट्स, ये स्केलर है, ये भी स्केलर है। चलिए हम लोग लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस at two ends of a conductor and electric current passing through that conductor is called resistance of that conductor. उस कंडक्टर का स्टूडेंट्स रेसिस्टेंस कहलाता है कंडक्टर। और निश्चित रूप से ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं। यहाँ पर चलिए हम लोग लिखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। तो R इज इक्वल टू स्टूडेंट्स V अपॉन I। चलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, मीन्स डायमेंशन ऊपर V है, तो V का जो डायमेंशन होता है ml स्क्वायर t माइनस 3 I माइनस 1 होता है, और नीचे करंट का I ml स्क्वायर t माइनस 3 और ये I का पावर 1 ऊपर जाकर के माइनस 1 तो पहले से है ही, और ये भी माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स माइनस 2। और SI यूनिट की बात करते हैं इज इक्वल टू, तो देखिए स्टूडेंट्स ऊपर V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट होता है वोल्ट बाई I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर, V बाई ए ऐसे लिख सकते हैं, विद एच वोल्ट पर एम्पियर। और जान लीजिए स्टूडेंट्स, ओम साहब के नाम के सम्मान में इसको ओम भी कहा गया, OHM। और आप जान लेंगे इसको इस तरीका से सिंबल से डिनोट किया जाता है, तो ये ओमेगा है, ग्रीक अल्फाबेट, ये कैपिटल लेटर है ओमेगा। ग्रीक अल्फाबेट भी स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर होते हैं, तो स्मॉल लेटर में ओमेगा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सर्कुलर मोशन में आपने देखा होगा V इक्वल टू ओमेगा R, तो ये ओमेगा स्मॉल है और ये ओमेगा कैपिटल है, बट ओम का सिंबल के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो यही आपका यूनिट और डायमेंशन हुआ, यानी डायरेक्टली हम लोग ओम ना लिख करके ये लिख देते हैं, इसका मतलब ये ओम ही इसको हम लोग रीड करेंगे करंट में या कहीं भी, ये ओम ही रीड होगा। ये एक्चुअल में ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा है, बट इसको हम लोग ओम रीड करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको कंडक्टेंस बताते हैं। थोड़ा सा और रेसिस्टेंस के बारे में छोटा सा एक टर्म बता देते हैं स्टूडेंट्स। या किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है उसके करंट के अपोज करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको और अच्छा से हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, आपके सामने दो तार है, दो वायर है, कॉपर का ये वायर है और आपके सामने एक और कॉपर का वायर है। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि इसका रेसिस्टेंस 20 ओम है और इसका रेसिस्टेंस 50 ओम है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, ये कॉपर का ही है।
इसके रिस्पेक्ट में इसका शेप चेंज है, मतलब लेंथ वगैरह बड़ा है, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, तो इससे करंट इजीली पास करेगा स्टूडेंट्स, और इससे उतना इजी पास नहीं करेगा। इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। रेसिस्टेंस ज़्यादा कहने का सेंस होता है कि करंट रोकने का, अपोज करने का कैपेसिटी ज़्यादा होना है। तो इस वायर का करंट रोकने का कैपेसिटी ज़्यादा है, जबकि इस वायर का रेसिस्टेंस कम है, तो इसके पास करंट रोकने का कैपेसिटी कम है। तो आप रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं, द अपोजिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर for current is called a resistance of that conductor। या सिंपली रेसिस्टेंस भी लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और लिख देते हैं कि फॉर हायर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस opposing capacity of current is also higher। तो किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके पास करंट को रोकने का क्षमता ज़्यादा होगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो रेसिस्टेंस का मतलब ये भी होता है, इसके मीनिंग को हमने बताया। और अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे आप, फिर हम आपको कंडक्टेंस पढ़ाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं कंडक्टेंस का। देखिए अभी हम लोग पढ़े रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब करंट अपोज करने का कैपेसिटी, इसका ठीक ये उल्टा है। मीन्स कंडक्टेंस को हम लोग जी से डिनोट करते हैं और जी इक्वल टू होता है 1/r। द रेसिप्रोकल ऑफ आर, आर मीन्स क्या स्टूडेंट्स? रेसिस्टेंस, इज कॉल्ड क्या? कंडक्टेंस। ये स्केलर है तो ये भी क्या होगा? स्केलर। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस of a conductor। और ये स्केलर क्वांटिटी है डिनोटेड बाय G। डिनोटेड बाय G। और इस तरीका से G इक्वल टू हो गया 1/r। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। मीन्स किसी सब्सटेंस का यदि कंडक्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब उससे करंट इजी वे में पास करेगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आइए थोड़ा सा इसके यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं। तो बस यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि चलिए यहाँ लिख देते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। G इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 1/r। तो G का डायमेंशन इज इक्वल टू 1/r का डायमेंशन। 1/r, r का डायमेंशन देख सकते हैं ml² T - 3i - 2। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इन सभी को हम लोग ऊपर ले जाते हैं। तो ये m का पावर 1 ऊपर जाके -1, l का पावर 2 ऊपर जाके -2 और t का पावर ऑलरेडी -3 है तो ऊपर जाके t का पावर 3 हो जाएगा और i का पावर -2 है ऊपर जाके i का पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इसका डायमेंशन लिख लिया। अब चलिए SI यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। बराबर 1/r और r का हम लोग जानते हैं ओम। ओम का पावर -1, ये पूरे का पावर 1 था ऊपर जाके -1। रीड एच और ओम।
देखिए स्टूडेंट्स, ओम का उल्टा बात करें हम लोग, इधर से पढ़ते हैं ओम और उल्टा इधर से पढ़ेंगे तो महो, तो इसको हम लोग MHO महो भी लिखते हैं। और रेसिस्टेंस का यूनिट का सिंबल ऐसे था, इसको हम लोग उलट देंगे, मीन्स आप इसको उलट दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको। या इसका एक और यूनिट है साइमन, ओम साहब के नाम के सम्मान में ही, उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, तो ये साइमन है। और शायद आप जानते नहीं होंगे स्टूडेंट, तो जान लीजिए आज ये साइमन या सीमेंस बहुत बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और मोटर वगैरह बनाती है। तो ओम साहब का ही जो फाउंडेशन डाला हुआ कंपनी है। तो आज इतना ही तक, फिर कल हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे, साथ ही साथ कल हम एक PDF भी डाउनलोड करेंगे आपके लिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, और अच्छे से आप वीडियो को देखते रहिए, बहुत ज़रूरी है। और सारा टॉपिक को मैंने NCERT के अनुसार पढ़ाया है। फिर से एक बार आपको थैंक यू।